नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में थ्री चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक उसकी लॉन्च भी हो चुका है। और आप देखते हैं कि अपना सफल काम भी कर रहा है। चांद पर मिली ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तलाश जारी है। रोवर के पेलोड से ने आयरन आयरन क्रोमियम टाइटेनियम सिलिकॉन भी खोजा है। इसरो ने विज्ञान रोवर के बारे में अपडेट की है जानकारी। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 से की थी सॉफ्ट लैंडिंग। और देखिए इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चंद्रयान 1 2008 में छोड़ा गया था। चंद्रयान 2 2019 में और चंद्रयान 3 2023 में। ये आप लोग याद रखिएगा। प्रज्ञान ने भेजा संदेश, चांद के रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए आगे बढ़ रहा है। और चलिए आप देखते हैं कि ये आप देखेंगे कि LIVS उपकरण को इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम इसरो बेंगलोर की प्रयोगशाला में विकसित किया गया। और LEOS ने ही 1975 में भारत का पहला उपग्रह भी बनाया था। ये भी याद रखिएगा। चंद्रयान 3 उन्नत सोच व वैश्विक मंच पर उभरती नए भारत का प्रतीक है। और चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी अब होगी बच्चे बच्चे की जुबानी। और आप देखेंगे कि इसरो से और चंद्रयान 3 से भी आप लोग सफलता की एक कहानी सोच सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। अब आप देखिए चंद्रयान 2 असफल हो गया था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने आप देखें उसमें सुधार किया, उससे सीख ली है उस असफलता से, और इस बार वो सफल हो गए हैं। ठीक है, तो जब भी कोई असफलता मिलती है तो परेशान मत हुआ करिएगा, उसमें सुधार किया करिएगा। क्या कमियां रह गई हैं उन्हें एक्सेप्ट किया करिएगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया करिएगा। और यकीन मानिए अगर आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है तो आप बहुत ही बड़े महान इंसान मैं कह सकता हूं। यही इंसानियत मानवता की पहचान भी है। और बड़ी हिम्मत चाहिए होती है अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता हुआ है। रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को सरकार का तोहफा और 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने का भी ऐलान किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को घरेलू सिलेंडर अब 400 रुपये कम देने पड़ेंगे। और खुदरा महंगाई में भी राहत मिलने की संभावना है। जुलाई में मुद्रास्फीति 7.44% थी। और 31 करोड़ से अधिक LPG उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। 9.6 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मिलेगा लाभ। और 7,680 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार का पर भार पड़ेगा वित्तीय वर्ष 2023-24 में। चलिए आप लोग देख लीजिए। एक तो आप लोगों को उज्ज्वला योजना के बारे में जरूर याद रखना चाहिए, इससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और आप देखेंगे अगर हम लोग देखिए मुद्रास्फीति की बात करें ना, तो इसमें क्या रहता है कि आपकी जो मुद्रा रहती है उसकी क्रय शक्ति घट जाती है। और आप देखते हैं कि जैसे आप लोग महंगाई के एवज में बात करने लगते हैं। मान लीजिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना, पहले कोई चीज़ 1 किलो कोई सामान लेने जा रहे थे आप लोग, वो 50 रुपये का आ रहा था। अब वही 1 किलो सामान आपको 100 रुपये का मिलने लगा। तो यानी कि आपकी वजन तो उसका 1 किलो ही है, लेकिन आप देखते हैं कि पैसा बढ़ गया, यानी कि पैसे की क्रय शक्ति घट गई है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं 1 मई 2016 से शुरू की गई थी केंद्र सरकार ने, और गरीब परिवारों महिलाओं को एक तरह से गैस कनेक्शन देने के लिए। ठीक है, LPG। NSG के सुरक्षा घेरे में होगा G20 शिखर सम्मेलन। दुनिया के 40 से अधिक देशों के शासन अध्यक्षों की मौजूदगी में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की सुरक्षा घेरे में होगा। और इस दौरान सम्मेलन स्थल साथ साथ दिल्ली के अहम स्थानों पर अत्याधुनिक उपकरणों के साथ NSG कमांडो तैनात होंगे। यह आतंकी हमलों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित एक एलिट फोर्स है। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग भारत अध्यक्षता भी कर रहा है G20 की। चलिए इसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी। आज आप लोग एक सामान्य जानकारी G20 के बारे में लिखिए नीचे। मणिपुर विधानसभा का एक दिन का सत्र 1 घंटे भी नहीं चला। देखिए आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में जातीय हिंसा फैली हुई है। अगर आप देखें तो यह है मणिपुर, आपको देखने को मिलेगा। इम्फाल इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी।
और इसकी सीमा आप देखिए नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है आगे। और यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 1949 में ये भारत में शामिल किया गया था और 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1972 में आप देखेंगे इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका मणिपुर फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। घूसखोरी मामले में ईडी कर सकती है अपने कर्मियों के विरुद्ध जांच। दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार एक आरोपी से जुड़ा है मामला। ईडी की 8 अगस्त की शिकायत पर सीबीआई ने दर्ज की है एफआईआर। और दिल्ली का घोटाला भी काफी चर्चा में रहा है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इन पर काफी उंगलियां भी उठी है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। और आप लोग सभी जानते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम लोग सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में। ये नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अटकी परियोजनाएं पूरी करने की राय तैयार। देश में रुकी फंसी आवासीय परियोजनाओं में 75% भी अगर पूरी हो जाएगी तो वर्षों से अपने घरों का सपना देख रहे 3 लाख लोगों की इच्छा पूरी हो सकती है। केंद्र की समिति ने वर्षों से फंसी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने को अहम सिफारिशें की है। आईएएस बनाने का झूठा दावा करने वाले संस्थान पर जुर्माना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के एक मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिक प्राधिकरण सीसीपीए ने IQR इकरा आईएएस अकादमी के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसने आईएएस बनाने का दावा किया था। देख लीजिए, आईएसएस माफ करिए, इसने क्या आईएसएस बनाने का दावा किया था। बेतुके दावे से भारतीय क्षेत्र चीन का नहीं हो जाता। ये जयशंकर नए नक्शे में चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को दिखाया अपना हिस्सा। भारत ने चीन के मानक मानचित्र पर जताया कड़ा विरोध। कांग्रेस ने कहा है कि मनमानी नक्शे स्थिति नहीं बदल सकती है। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए चाइना है और आज स्थिति ये है कि चाइना की जितने भी देशों से सीमा लगती है सबसे उसका सीमा विवाद बना हुआ है। अब आप देखिए लद्दाख से लगती थी, लद्दाख को इसने हड़प ही लिया। आज आप देखिए लद्दाख को माफ करिए, इसकी सीमा तिब्बत से लगती थी और तिब्बत को इसने हड़प लिया। अब आप देखिए लद्दाख से लगती है हमारी, हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, सिक्किम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से लगती है। आप देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अवैध खनन करता रहता है, अवैध गांव बसाता रहता है। यहाँ भी आप देखिए अक्साई चीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। हमारे सैनिकों के उनके सैनिकों के बीच झड़प भी होती रहती है। तो चाइना है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त की पहली महिला प्रभावी होंगी गीतिका। 2007 से 2009 तक चीन में भारतीय दूतावास में सेवा दे चुकी है ये। और आप देखें कि वह 2005 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसी तरह की जिम्मेदारी आपको भी मिलेगी। केंद्र से सुप्रीम सवाल, जम्मू कश्मीर में चुनावी लोकतंत्र कब आएगा? निरस्तीकरण एकीकरण की प्रक्रिया का तार्किक कदम है। ये आप सभी जानते हैं कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आई पूर्ण स्वायत्तता और 5 अगस्त 2019 को लाए गए पूर्ण एकीकरण के बीच व्यापक खाई। इस बीच 69 वर्षों में जो कुछ हुआ उससे काफी हद तक खाई पट गई थी। और उस अर्थ में यह पूर्ण स्वायत्तता से पूर्ण एकीकरण की ओर पूर्ण स्थानांतरण नहीं था। यह प्रत्यक्ष है कि 1950 से 2019 के बीच 69 वर्षों से काफी हद तक एकीकरण पहले ही हो चुका था। और इसलिए 2019 में जो किया गया क्या वह वास्तव में उस एकीकरण को हासिल करने के लिए एक तार्किक कदम था। मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश CGI चंद्रचूड़ ने टिप्पणी सुनवाई के 12वें दिन सबसे अंत में सुनवाई खत्म होने के बाद पीठ के उठते कदम से कही। आप सभी जानते हैं कि 370 और 35 से हटा दिया गया ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हिस्सों में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है आपके। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं।
ये आप देख सकते हैं वही विमानों के लिए आईजीआई एयरपोर्ट पर पार्किंग का पूरा प्रबंधन है। और टर्मिनल एक बार टेक्निकल एरिया के पास स्मार्ट एप्रन या फिर चार्टर टर्मिनल में खड़ा किया जाएगा विदेशी अतिथियों का विमान। ये क्या होता है एप्रन? एयरपोर्ट पर एप्रन ऐसा क्षेत्र होता है जहां विमान पार्क किए जाते हैं। यहाँ विमान से सामान उतारा या चढ़ाया जाता है और ईंधन भरा जाता है। नई दवाओं की खोज का हब बनेगा भारत। नई फार्मा रिसर्च पॉलिसी तैयार, सितंबर में होगी ये लागू। भविष्य में नई दवाओं की खोज के लिए निजी क्षेत्र को मिलेगी वित्तीय सहायता। और आप देखिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे दवाओं व चिकित्सीय उपकरणों के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए। और 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जाएंगे देश के विभिन्न राज्यों में 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 35 शोध परियोजनाओं को 5 वर्ष के लिए सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा इसमें। और भारत में पाई जाने वाली बीमारियों के लिए दवाओं की खोज मुख्य भी है, तो उसकी बात हो रही है। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं, वेंकट रमणी कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमणी कह रहे हैं। ए शिक्षा मंत्री ने बच्चों से पूछा स्क्रीन टाइम, तो सभी देखने लगे दाएं बाएं। स्वास्थ्य के लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम हानिकारक है, मोबाइल का नियंत्रित उपयोग करें। और बच्चों के लिए यूनेस्को की मदद से एनसीईआरटी की कामिक बुक लॉन्च करने की बात। और एनसीईआरटी किताबें आप लोग भी पढ़ते रहते हैं। यूनेस्को की बात हुई तो यूनेस्को के बारे में आपको बता देता हूं और आपसे लोगों से कह रहा हूं कि इस तरह के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर अपने पास रखिए। इनसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 16 नवंबर 1945 में हुई थी। और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी एक संस्था है और आप सभी जानते हैं जो किताबें आप लोग इसी के द्वारा लिखी जाती वही पढ़ते हैं आप लोग। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जीएम सरसों पर सुप्रीम कोर्ट की राय, पर्यावरण को कायम रखना बेहद जरूरी है। मामले में अगली सुनवाई आप देखते हैं कि 28 सितंबर तक के लिए स्थगित है। ये आप देखते हैं कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए सरसों के बीज बनाने की बात होती है ना, उन्हीं की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत आप देखते हैं कि स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप देखेंगे राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। आरोप प्रत्यारोप खूब होता रहता है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसलिए गठबंधनों की बात भी हो रही है। और आप लोगों को बता दूं, अगर लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में टोटल। और आप सभी जानते हैं कि इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और आपको बता दूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 324 के तहत स्थापना की गई थी। 25 जनवरी 1950 ये डेट याद रखना है। और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर थे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पंजाब बगैर बायोमेट्रिक परीक्षण के 2.43 लाख क्लेम का हो चुका है, आप देखते हैं भुगतान। ये आयुष्मान योजना चल जो आप देखते हैं चल रही है ना, उसी में घोटाले की बात हो रही है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के सब खुलासे कर रहा है कैग, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? कैग कहते हैं। कैग के बारे में याद रखिएगा 148 अनुच्छेद है ना, उसमें इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखिए नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसमें जो भारत का नियंत्रक और लेखा परीक्षक होता है ना, उसकी कार्यकाल कितना रखा जाता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और भारत के राष्ट्रपति साहब इसकी नियुक्ति करते हैं, ये भी याद रखिएगा।
आत्महत्या रोकने के लिए कोटा में खुलेगा विद्यार्थी थाना। आप देखते हैं कि जो यहाँ सुसाइड हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, उनको लेकर ये चिंता जताई जा रही है। ये साइबर सुरक्षा क्षेत्र में 2 साल में आएंगी। आप देखते हैं कि 35 लाख नई नौकरियां। आईआईटी का ई मास्टर्स प्रोग्राम लॉन्च भी हो रहा है। डाटा सुरक्षा के लिए 2025 तक 3 गुना बढ़ जाएंगी साइबर एक्सपर्ट की मांग, क्योंकि आप देखते हैं कि साइबर हमले भी काफ़ी हो रहे हैं। और आजकल इसी तरह के आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, आतंकी हमले हो रहे हैं। ज्ञानवापी के सील बुजू खाने के लिए के भी एएसआई सर्वे की मांग हो रही है। सिंगार गौरी प्रकरण की वर्दी वादी ने जिला अदालत में दाखिल की प्रार्थना पत्र, कहा कि अदालत के निष्पक्ष निर्णय के लिए बुजू खाने का सर्वे आवश्यक है। ये आप सभी जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ की बात हो रही है, बनारस की बात हो रही है। और कहते हैं कि सिर्फ भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। एएसआई की बात करें तो आप देखते हैं कि किसकी बात हो रही है, ये आप लोगों को और मालूम भी होना चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में सुना है ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। और इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के समय। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रक्षा सूत्र से नारी सशक्तिकरण संघ पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। शिमला की कोट पंचायत में चीड़ की पत्तियों से महिलाओं ने बनाई राखी, वन की आग रोकने में मदद भी। आप देखिए इस तरह के उत्पाद अच्छी बात रहती है, और अर्थव्यवस्था में भी योगदान रहेगा, उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और आप देखते हैं कि सशक्त होंगी महिलाएं। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। भरोसे की राजनीति का नया युग। ये आप देखिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के दौरान स्वर्णिम समृद्धि से जुड़े अपने व्यापक दृष्टिकोण को अभिव्यक्ति दी है। और प्रधानमंत्री देश की भविष्य के प्रति बहुत आशान्वित हैं। पिछले 9 वर्षों में प्रगति के लिए किए गए अथक परिश्रम से कोई हुई ठोस प्रगति उनके इस आत्मविश्वास का स्रोत है। और इस दौरान आप देखिए 140 करोड़ देशवासियों के उत्थान के लिए प्रयास किए गए हैं, और किसी के साथ धर्म, क्षेत्र, लिंग, जाति, उम्र या फिर जातीय पहचान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ है। मोदी सरकार की प्रत्येक नीति सुधार, प्रदर्शन और बदलाव के मंत्र को दर्शाती है, जो विशेष रूप से गरीबों और वंचितों को लाभान्वित कर रही है। और इससे आप देखिए भारत को 9 वर्षों में दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं आर्थिकी की पायदान तक पहुंचने में मदद मिली है। भारतीय अर्थव्यवस्था पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। और इस प्रगति को ठोस आर्थिक नीतियां, भ्रष्टाचार पर अंकुश, सरकारी खर्च में होने वाली चोरी को रोकने, शासन में दक्षता और पारदर्शिता की वृद्धि तथा उदार कल्याणकारी योजनाओं से गति मिली है। महिलाओं के नेतृत्व में होने वाला विकास का बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू। भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में महिला पायलटों की संख्या अधिक है, और वे चंद्रयान मिशन जैसे उच्च तकनीकी कार्यक्रमों में भाग भी में काफी आगे है। यह गर्व की बात है कि लड़कों की तुलना में ज्यादा लड़कियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित विषयों का चयन कर रही हैं। प्रधानमंत्री का लक्ष्य गांवों में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना और ड्रोन के संचालन व मरम्मत के कार्यों में महिलाओं को शामिल करना है। और बदलाव की इस यात्रा में मोदी सरकार गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान के संघर्ष से मुक्ति दिला रही है। सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न, राशन कार्डों की देशव्यापी वैधता, महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने वाले शौचालय प्रत्येक गांव में, बिजली आपूर्ति, रसोई गैस, अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य बीमा और किफायती इंटरनेट सेवाओं की सुविधा प्रदान की गई है। और आवास उपलब्ध कराने और पाइप से पेयजल की आपूर्ति करने की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मोदी सरकार ने अन्य देशों की तुलना में और पिछली सरकारों के मुकाबले महंगाई का कहीं बेहतर तरीके से मुकाबला किया है, और महंगाई से अपेक्षाकृत राहत के बावजूद सरकार इससे संतुष्ट नहीं और इस पर लगाम लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री मोदी की जनहितैषी नीतियों के चलते वर्ष 2021 तक 5 वर्षों में
13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल होकर मध्यम वर्ग की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। और सैकड़ों वर्षों के उत्पीड़न के बाद नया भारत आशा आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के नए केंद्र के रूप में उभरा है। बढ़ती युवा शक्ति, महिला शक्ति, मेहनती श्रमिकों और किसानों, प्रतिभाशाली कारीगरों और बुनकरों तथा एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की संपदा से देश की दुनिया में अलग पहचान बन रही है। भारत की आकांक्षी युवा मांग और उद्यमशीलता की ऊर्जा पैदा कर रहा है। मोदी सरकार लोगों को आवास, स्वास्थ्य देखभाल और खाद्यान्न प्रदान करने में सफल रही है। भिन्न भिन्न उत्पादों की मांग बढ़ रही है और इससे उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। यह रुझान प्रतिभाशाली युवाओं को स्टार्टअप लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और मुद्रा ऋण योजना में 8 करोड़ नए उद्यमियों को 23 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। और इनमें से आप देखिए 70% महिला उद्यमी है, 51% लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से है। परिश्रमी भारतीयों की शक्ति एवं आकांक्षाओं पर आधारित भारत का रूपांतर आज विश्व को स्पष्ट दिख रहा है। कोविड महामारी और यूक्रेन संकट के दोहरे आघात के बावजूद भारत को अशांत और अस्थिर दुनिया में एक चमकते सितारे के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व भारत को एक विकसित देश बनाएगा और इसी दौर में देश का एक तबका घबराया हुआ है। उसकी घबराहट भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति, तुष्टीकरण से लड़ने की प्रधानमंत्री के आह्वान से बड़ी है। सरकार उनका डर समझा जा सकता है। मोदी सरकार ने प्रभावी कानून प्रवर्तन, प्रौद्योगिकी के उपयोग और उन कानूनों जिनका दुरुपयोग लोगों को परेशान करने और रिश्वत वसूलने के लिए किया जाता था वो समाप्त करने के लिए भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए कई प्रभावी पहल की है। और प्रधानमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पहले की तुष्टीकरण वाली नीतियों के विपरीत हर सरकारी पहल में सभी नागरिकों को समान समझा जाए। प्रधानमंत्री ने वंशवाद की राजनीति की बुराई को भी सही ढंग से उजागर किया। राजनीति में एक परिवार विशेष के सदस्यों जिनके पास योग्यता हो या ना हो, लेकिन उसके बावजूद वे अपने दल के शीर्ष पर बने रहते हैं, जबकि एक योग्य पार्टी सदस्य के शीर्ष तक पहुंचने का कोई अवसर नहीं होता है। इन बुराइयों की समाप्ति के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प से ने जनता को प्रोत्साहित किया है। लेकिन आप देखिए कुछ विपक्षी दल उदास हैं, वे अपनी नकारात्मकता नहीं छिपा पा रहे हैं। घमंडिया यानी INDIA तो घोटालों से घिरे वंशवादियों का एक समूह है जो नियमित रूप से तुष्टीकरण को चुनावी ढाल बनाता आया है। इनमें नकारात्मक, सत्ता लोलुपता और तीनों बुराइयों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई के बारे में बढ़ते डर के अलावा कुछ भी समान नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया तो उसमें लाखों करोड़ रुपए के चपले घोटाले होते रहे और आप देखिए घपले घोटाले। और उसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी का शासन ईमानदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता के प्रति संकल्पबद्ध है। मोदी सरकार का लक्ष्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी के परिवार का मतलब भारत के सभी 140 करोड़ लोग हैं जो उनके संवेदनशील नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा उन्होंने भारत के सबसे प्रभावी और सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधान सेवक बनाता है। लेखक हैं केंद्रीय बजट जो उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो आप देखिए उन्हीं के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करेंगे वो, और आप देखते हैं कि क्या करेंगे, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। ये नॉर्मल सी बात है। मैं इसीलिए कहता हूं आपसे कि यही आपको स्मार्ट डिग्री दिखानी है। अब आप देखिए इन्होंने अच्छाइयां दिखा दी। अब देखिए कांग्रेस का कोई लीडर लिखेगा या विपक्ष का कोई लीडर लिखेगा तो वो आप देखते हैं कि बुराई लिखेगा। तो आप पॉजिटिव पॉइंट भी मिल गए, नेगेटिव पॉइंट भी मिल गए आपको, लीजिए। तो यही आप लोगों को एक चतुराई दिखानी है। बेतुके के विरोध का एक और उदाहरण यह हास्यास्पद है कि तमिलनाडु के नेता भारतीय संहिता, न्याय व साक्ष्य जैसे शब्दों को लेकर भड़क रहे हैं और इस पर आप देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, आपत्ति भी जता रहे हैं। एक और आपको बता दूं, देखिए कोई नई बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जब विपक्ष में बीजेपी थी तब वो भी हर मुद्दे का विरोध करती थी। हर कोई विधेयक आ रहा है, कोई कानून बन रहा है, उसका विरोध करती थी। आज वही सत्ता जो विपक्ष में पहुंच चुकी है, सत्ता पक्ष, वो वही कर रही है। ऊर्जा, श्रावणी पर्व, भारतीय परंपरा में श्रावणी पर्व का विशेष महत्व है। श्रावण मास की पूर्णिमा के साथ श्रवण नक्षत्र का संयोग होने के कारण इसे श्रावणी कहा जाता है और इसे ज्ञान की साधना का पर्व भी माना जाता है। चलिए ये भी देख लिया करिएगा, अच्छे कॉलम लिखे जाते हैं। ये आप देखिए नहीं सुधरेगा चीन ने अपने मानचित्र में जो आप देखते हैं कि दिखाया है, ये चाइना हरकतें करता रहता है। तस्करों का दुस्साहस, भटिंडा में पुलिस टीम पर नशा तस्करों द्वारा हमला किया जाना अत्यंत गंभीर मामला है। ऐसे मामले में पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप देखते हैं कि नशे में धकेल रहे हमारे युवाओं को, खासकर पंजाब के क्षेत्र में देख लीजिए। अम्ल वर्षा का बढ़ता खतरा, ये 28 अक्टूबर
1886 को जब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का अनावरण किया गया तब इसका रंग कुछ लाल भूरा था, लेकिन अगले 20 सालों में तांबे से निर्मित यह प्रतिमा हरे रंग में परिवर्तित हो गई। इसी तरह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का रंग आज से तक सफेद ही रहा, लेकिन अब इसका रंग फीका पड़ता जा रहा है। आज ताजमहल मार्बल कैंसर का शिकार हो चुका है और जिससे आप देखिए इसमें प्रयुक्त संगमरमर धीरे धीरे खराब या नष्ट होने लगा है। और जानकार उक्त दोनों धरोहरों के बदरंग होने की वजह एसिड रेन या फिर अम्ल वर्षा को मानते हैं, और बढ़ते प्रदूषण के साथ अम्ल वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं, और जिससे केवल इमारतें नहीं बल्कि जैव विविधता और फसल की पैदावार, मानव स्वास्थ्य की भी अपूर्णीय क्षति हो रही है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के अनुसार अम्ल वर्षा शब्दावली का प्रथम प्रयोग स्कॉटिश रासायनिक रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने 1852 में किया था। भारत में पहली बार आप देखिए 1974 में मुंबई में अम्ल वर्षा की सूचना मिली थी। अम्ल वर्षा का तात्पर्य वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों का वर्षा की बूंदों और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाने और उसके सम्मिश्रण में से होने वाली बारिश से है। जीवाश्म ईंधनों के दोहन, औद्योगिक गतिविधियों, वाहन उद्योग, अपशिष्ट को जलाना, वनों की कटाई आदि मानवीय कारक और ज्वालामुखी विस्फोट, जैव अपघटन की प्रक्रिया और दवानल जैसी प्राकृतिक कारक अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा को औद्योगिक क्रांति का उत्पाद भी माना जाता है। दरअसल उद्योगों के प्रसार से वायुमंडल में जहरीली गैसों के आवरण विकसित किया है। वही कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों के बेहताशा दोहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तेज हुआ है। वही वाहनों की संख्या में वृद्धि से वातावरण में जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ी है। कचरे को जलाने से भी ऐसी गैसों का उत्सर्जन होता है। अम्ल वर्षा का मनुष्य, जानवरों और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे मृदा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे आप देखिए फसल उत्पादन क्षमता तथा जलीय तंत्र के अम्लीकरण से जलीय जीवों का विकास प्रभावित होता है। वहीं इमारतों का रंग और संक्षारण भी इसके आम प्रभाव है। अम्ल वर्षा पर रोक लगाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग पर जोर देना और जीवाश्म ईंधनों से दूरी बनाने होगी। ये आप देख लीजिए, यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्रिक्स से ब्रिक्स प्लस की यात्रा। ब्रिक्स समूह में 6 नए देश अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को शामिल करने की घोषणा हुई है। अब इसके सदस्यों की संख्या 11 हो गई। यह ब्रिक्स के गठन के बाद सबसे बड़ा बदलाव है। यह विस्तार ब्रिक्स समूह के सहकारी ढांचे और वैश्विक शासन के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि यह समूह विश्व की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक जीडीपी में आप देखते हैं कि 24% की हिस्सेदारी भी रखता है। चलिए आप देखते हैं ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और आप देखते हैं कि पहले रूस, ब्राजील और भारत, चीन इसमें शामिल था, लेकिन 2009 में आप देखते हैं ये इसके पहले शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के शहर एकतेरिनबर्ग में हुआ था और 2010 में आप देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया था। तो उसी की बात हो रही है। चलिए ये आप देखिए, परीक्षा यज्ञ के देवता, खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। प्रकृति अनुकूल व्यवहार से बचेगी धरती। ये आप देखिए, ऐसा नहीं है आप लोग कोई भी योजना चलाइए, कुछ भी काम करिए, लेकिन पर्यावरण को भी ध्यान में रखिएगा ना, वो भी हमारे लिए जरूरी है। ये आप देखिए कि बीते दिनों मेघालय की राजधानी शिलांग में G20 के अंतर्गत सहभागिता समूह थिंक 20 का आयोजन किया गया और सम्मेलन में जलवायु संकट के प्रकृति आधारित समाधान के लिए नवाचार, युवा सहभागिता पर जोर दिया गया है। पंच प्रदेश की भूते बढ़ेगा देश। ये अर्थशास्त्रियों ने बीते वर्षों में अपने आकलनों को कई बार पलटते देखा है। 21वीं सदी की शुरुआत में जिन देशों को भविष्य का मार्गदर्शक बताया था, आज उनमें से ज्यादातर मंदी और महंगाई की चपेट में है। यूरोप में ज्यादातर देश अपनी जीडीपी के विकास को निचले स्तर पर भी नियंत्रण बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं। कुछ अर्थशास्त्री इसे भले ही तकनीकी मंदी का बता रहे हैं, लेकिन इतना तो साफ है करीब 2 सदी से पूरे विश्व पर अपना प्रभाव जमाने वाली यूरोप और अमेरिका की हालत भी खस्ता बनी हुई है। ये आप देखिए, न्यूजीलैंड में भी हो सकेगा यूपीआई से भुगतान। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना, उसी की बात हो रही है। 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी ONGC। ये आप देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन है ना। iPhone 15 की लॉन्चिंग 12 सितंबर को। आर केबल के IPO को सेबी की मंजूरी। सेबी के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिएगा।
8 साल में 45,000 करोड़ का निवेश करेगी मारुति सुजुकी। टेक्निकल टेक्सटाइल स्टार्टअप को 50 लाख का अनुदान। ये आप देखिए, ऑटो पीएलआई स्कीम की समय सीमा 1 वर्ष और बढ़ाई गई। नए शुल्क के बाद 5 लाख टन चावल निर्यात के सौदे टले। गडकरी ने पेश की 100% एथेनॉल से चलने वाली एमपीवी। ये आप देखिए, मल्टीपर्पज व्हीकल। और सबसे अच्छे मंत्री माने जाते हैं नितिन गडकरी। 69 अंक बढ़ सेंसेक्स फिर 65,000 के पार पहुंचा है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तोशा खाने मामले में इमरान खान की सजा पर रोक लग गई है। तोशा खाना कहने का मतलब है कि यहाँ के देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कोई गिफ्ट मिलता है कहीं, तो उसे एक जगह जमा कर दिया जाता है, उसी को तोशा खाना कहते हैं। उसी में आप देखिए, गड़बड़ी का आरोप लगा है इन पर, इमरान खान पर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। हेली निक्की ने 3 दिन में जुटाए $10 लाख से अधिक। एक कमला हैरिस पर साधा निशाना, कहा कि हर उम्मीदवार उनसे अच्छा है। कैलिफोर्निया जाति विरोधी बिल पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है। ये ऑस्ट्रेलिया में बुजुर्ग महिला के मस्तिष्क में मिला 8 सेंटीमीटर लंबा परजीवी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर निकाला। देखिए, भूलने की बीमारी अवसाद की जांच कराने डॉक्टर के यहाँ पहुंची थी महिला। डॉक्टर ने कहा कि दुनिया का पहला मामला है, अजगरों में पाया जाता है यह राउंड वर्म। देख लीजिए, एक खेल का क्षेत्र है, ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। यहाँ से भी एक सामान्य जानकारी ले लेनी चाहिए। कैरियर की सबसे रैंकिंग 6ठे स्थान पर पहुंचे प्रणव। ये आप देखिए, विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले एचएस प्रणव की बात हो रही। विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा मंगलवार को जारी नवीनतम रैंकिंग में विश्व चैंपियनशिप में वजन नहीं उठाएंगी मीराबाई चानू। ओलंपिक को टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता है। वैशाली ने नाम वापस लिया। भारत के उभरते हुए स्टार खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद की बड़ी बहन और महिला ग्रैंड मास्टर एमआर वैशाली गुरुवार से यहां शुरू हो रही टाटा स्टील शतरंज इंडिया चैंपियनशिप से हट गई है। जोकोविक ने वापसी कर दिखाया दम यूएस ओपन में। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए नित्य जरूरी है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा व कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण, शारीरिक मुद्रा संतुलन में सुधार, मांसपेशियों की मजबूती, कैलोरी व वजन का नियंत्रण, हड्डियों में कैल्शियम अवशोषण, एंडोर्फिन हार्मोन उत्पन्न कर मन मस्तिष्क को तरोताजा कर देता है। देख लीजिए, इससे भी क्या होता है फायदा। ये बाघों की संख्या संग बड़ी चुनौती, 40 दिनों में 4 की मौत। ये पन्ना टाइगर रिजर्व के पूर्व फील्ड डायरेक्टर निवास मूर्ति का कहना है कि बाघन से सहवास के दौरान 2 नर बाघों में लड़ाई सामान्य बात है और इसमें बाघ घायल हो जाते हैं। एक वयस्क बाघ 2 से 3 बाघन पर अधिकार स्थापित करता है और वयस्क होने वाले नर सहवास की मंशा से विचरण करते हैं। नई पीढ़ी के बाघ उम्रदराज बाघ को उनकी टेरिटरी से स्थानांतरण करने की कोशिश करते हैं। नौजवान बाघ क्षेत्र में पराजित होकर बाहर जाता है तो वह मानवों के लिए खतरा हो जाता है। सलाखों के पीछे भी बने रहने कैदी के संवैधानिक मूल अधिकार, ये हाईकोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। तिहाड़ जेल में पीने के पानी और स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है, उसी में कहा जा रहा है। यहाँ भी आप देखिए, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के लिए भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं। बी.आर. अम्बेडकर बने संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष और बी.आर. अम्बेडकर साहब को संविधान का पिता भी कहते हैं, आप लोग जनक भी कहते हैं। 1947 में आज ही के दिन बी.आर. अम्बेडकर 7 सदस्यों की संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बन गए थे। समिति का गठन इसके बाद
एक दिन पहले, इसके एक दिन पहले हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा के सामने रखा था और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को इसे सर्वसम्मति के साथ लागू किया गया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं आप लोग। भारत का पहला रक्षा उपग्रह GSAT-7 लॉन्च किया गया था। 2013 में आज ही भारत ने अपना पहला रक्षा उपग्रह GSAT-7 लॉन्च किया था। उपग्रह को यूरोपीय अंतरिक्ष संघ एरेन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट द्वारा फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष क्षेत्र से लॉन्च किया गया था। 185 करोड़ रुपए की लागत वाली GSAT-7 से मिली सूचनाओं के आधार पर समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिली। और जीवन के हर रंग पर गीत लिखने में माहिर थे गीतकार शैलेंद्र। मेरा जूता है जापानी, आवारा हूँ, आज फिर जीने की तमन्ना है जैसे गीतों को लिखने वाले गीतकार शैलेंद्र का जन्म 1923 में आज ही अविभाजित भारत की रावलपिंडी अब पाकिस्तान में हुआ था। उन्हें बचपन से ही कविता लिखने के लिए का शौक था। शुरुआत में रेलवे स्टेशन पर हेल्पर की नौकरी की। 1948 में फिल्म बरसात से बतौर गीतकार करियर की शुरुआत की। गाइड, मेरा नाम, जोकर, जोल थे, थीप समेत कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। 1966 में फिल्म तीसरी कसम का निर्माण भी किया था। एक कालक्रम की गुत्थी सुलझेगी। प्रोफेसर सचिन तिवारी ने बताया कि किन कारणों से चित्रों के रंग सुरक्षित है, चित्रों को बनाने के लिए किन माध्यम तकनीकों का प्रयोग हुआ है, इनका कालक्रम क्या था। चूंकि अभी डाटा अनुमान पर आधारित है, लेकिन अब कोशिश है कि वैज्ञानिकों की विधि से काल का क्रम निर्धारण हो सके। भारतीय सेल कला में प्रयुक्त रासायनिक संरचना व माध्यम जैविक गैर कार्बनिक के लिए वर्णक का विश्लेषण किया जाना है। इसके अलावा आधुनिक जनजाति समूहों में रंग निर्माण के पीछे कारण और प्रौद्योगिकी व विज्ञान को स्पष्ट करना है। ये आप देखिए, IIT के शोधकर्ता प्रकृति पाठक कहती है कि पत्थरों पर हिरण, गेंडा मछली, युद्ध के दौरान घोड़े पर सवार 2 शिकारियों द्वारा भाला का इस्तेमाल, अलाव तापते हुए मनुष्यों को पीछे बैठी बिल्ली, नाव चलाता आदमी और तीर धनुष के साथ शिकार करते चित्त उस काल में कहानी सुना रहे हैं। 5000 साल पुराने रंगों पर से अब उठेगा पर्दा। उसी की बात हो रही है ना। सोनभद्र की पंचमुखी पहाड़ी के 2 किलोमीटर क्षेत्र में मिले 23 शैलाशय। BHU के विज्ञानी कर रहे हैं इस पर शोध। एक ही पत्थर पर आप देखिए 5 शिवलिंग, प्राचीन स्थापत्य खंड भी बिखरे हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग और IIT BHU ने किया दस्तावेजीकरण। रंगों का पता चलने के बाद सरकार उनका उपयोग कर सकती है परियोजनाओं में। और DSTAT सॉफ्टवेयर द्वारा किया जा रहा परीक्षण। सैटेलाइट की मदद से आप देखते हैं कि पहली बार शैलाशयों का सूक्ष्म दस्तावेजीकरण करने में मिली सफलता। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण से 5 सैंपल संग्रहित किए गए। IIT ने DSTAT सॉफ्टवेयर द्वारा रंगों का परीक्षण हो रहा है। और आप देखते हैं कि सेल चित्रों में जैविक तत्व मिलते हैं तो स्थिति निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अनोखी नस्ल का कुत्ता बना चर्चा का विषय। इंटरनेट मीडिया पर अनोखी नस्ल के कुत्ते का वीडियो चर्चा का विषय बना। कुछ सेकंड की इस वीडियो में लंबे और डोरीदार कोड वाले कुत्ते को उछल कूद करते हुए दिखाया गया है। चिपचिपे कोलेस्ट्रॉल की प्रभावी दवा खोजने का दावा किया जा रहा है। या आप देखिए, लिपोप्रोटीन की कारगर दवा खोजने का दावा किया जा रहा है। वजन नियंत्रित रखने से बढ़ती महिलाओं की उम्र 90 साल की उम्र पार करने की संभावना बढ़ जाती है। अध्ययन जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी में हुआ प्रकाशित। 16 में से एक महिला मोटापे की शिकार होती है। 25 में से एक आदमी को मोटापे की शिकायत होती है। 2035 तक मोटापा कम करने के लिए भारतीयों को 69,093 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से बड़ी राशि है ये। ब्रिटेन में नॉटिग कार्निवल की धूम है। ब्रिटिश की सर्वाधिक प्रसिद्ध नॉटिग हिल कार्निवल के दौरान फैंसी ड्रेस में एक प्रतिभागी देख सकते हैं। और ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं और आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से आप पढ़ भी सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सुझाव है, मेरे लिए सवाल है, तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं बनी हुई है। मेहनत आपको करनी है अब, ठीक है। ध्यान रखिएगा।